नमस्कार। आज अपन 3.2 के बाद में 3.3 पर विचार करेंगे, जिसमें कुछ प्रमेय हैं जिनमें ये बताया गया है या जिसमें पूछा गया है √2, √3 और प्रश्नावली के प्रश्न में √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को सिद्ध करते समय आपने 9th क्लास में ये सीखा था कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार पूरी तरह ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि √2 का दशमलव प्रसार 1.414 आगे तक भी कई संख्याओं तक मान निकलता है, अर्थात इसका पूर्ण दशमलव याद नहीं है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। परंतु वही 4 +-2 √4 का +-2 मान आएगा, अर्थात धनात्मक 2 भी होगा और ऋणात्मक 2। चूंकि धनात्मक 2 एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या को बिलोंग करती है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और ऋणात्मक 2 ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, परिमेय संख्या को बिलोंग करती है, पूर्णांक संख्या को बिलोंग करती है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। परंतु √2 का पूर्ण वर्गमूल मान का शांत नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करो। तो माना यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर P/Q जो संख्या है, यहाँ पर P/Q जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या है और यहाँ पर Q ≠ 0। दूसरी बात, P/Q परस्पर सह अभाज्य संख्या, इसी के आधार पर प्रश्न सिद्ध होगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। सह अभाज्य संख्या अर्थात जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसी संख्या से अभाज्य संख्या है, अर्थात जिनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। जैसे कि 6 और 12, 6 में 1 × 6 और 2 × 6, अर्थात इन दोनों में 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसलिए ये संख्या परस्पर सहभाज्य संख्या है। परंतु वही 7 और 6 में 7 × 1 और 6 × 1, यानी कि इन दोनों में एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए यह सह अभाज्य अर्थात आपस में विभाजित ना होने वाली संख्या है। इसके बाद में अपन को इस संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है, जैसे √3 = P/Q। अब चूंकि अपन जानते हैं एक पक्ष में वर्गमूल है और एक पक्ष में वर्गमूल नहीं है, तो यहाँ अपन इसका वर्ग करने पर अर्थात इसका वर्ग कर देंगे, तो ये √3 का स्क्वायर और यही ये P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है और ये P²/Q²। अब Q² को यहाँ लेकर आएंगे तो ये होगा P²/3। के बाद में मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, वैसे आपको ये नीचे ही करना है। तो आपने जब ये वर्ग किया तो ये 3 का √3 का वर्ग 3 हो गया, P²/Q²। Q² को इधर ले गए और 3 को इधर लेकर आए, तो P²/3। इसके बाद में अपन को यहाँ लिखना है P², अर्थात P² किससे विभाजित है? 3 से। P² 3 से विभाजित है, तो P भी 3 से विभाजित होगा। देखिए
जैसे कोई संख्या है 121। 121 को मैं 11 से विभाजित करता हूँ। 121 इंटू 121, तो 11 से ये संख्या 11 बार विभाजित हो गई। परंतु यदि मैं 121 को लेता हूँ, क्योंकि 121 11 से विभाजित हो रही है, 121 का वर्ग है वो 11 से विभाजित हो रहा है, तो ये जो संख्या 121 ये भी 11 से विभाजित होगी। यही कथन, यही तर्क इस कथन में दिया गया है कि पी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, तो पी भी 3 से विभाजित होगा। जब पी 3 से विभाजित होगा तो पी के गुणनखंड में 3 जरूर आएगा। तब माना यदि ये पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी के गुणनखंड में 3 जरूर आएगा। माना p बराबर 3x, यानी कि p को 3x के रूप में एक संख्या के रूप में अपन ने लिख लिया, p इक्वल 3x। तो इस स्थान पर अपन को मान रखना है, तो ये क्या आया, q स्क्वायर इक्वल p के स्थान पे कितना आ गया 3x अपॉन 3, यानी कि p के स्थान पर अपन ने कितना रख दिया 3x, और इस पर क्या चल रहा है स्क्वायर, तो इसलिए p के स्थान पर 3x रख दिया, इस पर स्क्वायर चल रहा है, तो आपने यहाँ कर दिया मान रख दिया समीकरण 1 से। यहाँ आपने लिख दिया समीकरण 1 से। अभी क्यू स्क्वायर इक्वल 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9x स्क्वायर अपॉन 3। अब ये 3 से कितनी बार कट गई, 3 बार। 3 को खा ले आएंगे अपन इसके नीचे, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल के एक्स स्क्वायर। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने इस संख्या को पहले p बटे क्यू के रूप में लिखा, p बटे क्यू के रूप में लिखने के बाद में दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने पर क्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इधर ये संख्या इधर चली जाएगी, इधर से ये संख्या नीचे आ जाएगी, तो p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित होगा। जब p 3 से विभाजित है, कोई संख्या यदि किसी अंक से विभाजित होती है, कोई संख्या का वर्ग किसी अंक से विभाजित होता है, तो उस संख्या को भी उस अंक से विभाजित होना चाहिए। यह नियम है आपकी बुक में, एक विभाजकता का नियम इसको कहते हैं। इसके बाद में आपने p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। फिर p को आपने किसी भी संख्या के रूप में मान लिया जिसमें 3 होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है x मानना, आप a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं। फिर आपने उसकी जगह मान रख दिया, फिर 3 का वर्ग 9, ये 3 से कट गए, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, प्रारंभ में आपने कहा था P और Q परस्पर सहभाज्य संख्या, अर्थात इनमें दोनों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए एक के अतिरिक्त। परंतु यहाँ पर P जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो गई और Q भी संख्या है वो 3 से विभाजित हो गई, तो इसका हाइपोथेसिस जो है, ये परिकल्पना जो है, इसको आगे अपन कैसे लिखेंगे कि यहाँ P व Q दोनों ही 3 से विभाजित होते हैं, परंतु प्रारंभ में ये कहा गया था कि P व Q परस्पर सह अभाज्य हैं, अतः यहाँ यह विरोधा, क्योंकि ये दोनों विपरीत बात है, एक तो कह रहा है कि विभाजित नहीं होना चाहिए और बाद में विभाजित हो गया, यहाँ यह विरोधाभास पूर्व में सोची गई कल्पना की √3 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है।
अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार आपको √2, √5, √7, √11 यानी कि वर्गमूल में अभाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं है, वर्गमूल में अभाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं है, उनको कर सकते हैं। एक बार इस प्रश्न को आप पढ़कर समझकर ज्ञात कर सकते हैं। और ये सभी जो प्रश्न है √2, √5, √7, √11, √13 जो अभाज्य संख्या है और जो वर्गमूल में है, उन प्रश्नों को इसी तरीके से करना है। अभी आपके सामने प्रश्न है, दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कई प्रश्न आपको पुस्तक में मिलेंगे। इसको करने का एक अलग तरीका है। यहाँ पर जब आप हल लिखोगे तो माना इस संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय, चूंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत परिमेय संख्या मानना संख्या है। पर अगली वही बात, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q पूर्णांक संख्या है। Q is not equal 0। P/Q परस्पर सह अभाज्य संख्या है। अभी यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के रिलेशन के हिसाब से प्रश्न होगा। अंडर रूट वाली जो सिंगल संख्या है वहां परस्पर सहभाज्य के हिसाब से और यहाँ पूर्णांक के हिसाब से। जैसे कि माना √5 को एक परिमेय संख्या P/Q के बराबर में मानते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये जो -√3 है, इसको धनात्मक √3 और स्वतंत्र करना है, यानी इस √3 को स्वतंत्र करना है, तो इसको अपने स्थान से इधर ले आइए। तो ये P/Q अपने स्थान से इधर आके माइनस में और ये √3 प्लस में। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? Q का गुणा 5 से तो 5Q और इसका गुणा P से तो P। ये हो गया √3। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपने √3 को मुक्त करके एक परिमेय संख्या के रूप में डेवलप कर दिया। अब कई प्रश्न ऐसे ही हैं, जैसे मान के चलिए 2 प्लस के √3, इसको करेंगे अपन तो सारी बात तो यो की तो लिखनी पड़ेगी। √3 को यहाँ रहने दीजिए और इस P/Q के पास इस -2 को ले जाइए। एलसीएम Q आ जाएगा और P - 2Q। तो इसके बाद की जो बात होगी वो वैसी होगी जो इसकी बात की बात है। ऐसे ही कई प्रश्न इस प्रकार है। 7 √3, इसे भी P/Q के रूप में मानना। शुरू की बात यही आएगी, यहाँ P/Q। अब इस 7 को इस बटे में ले जाइए। √3 बराबर P/7Q। इसके नीचे की जो कथन है इसमें मैं लिखाऊंगा, तो यहाँ तक इसको करना है, यानी कि स्वतंत्र रूप से √3। यहाँ 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब कई बार प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि 3 प्लस के 7 √2। तो वही अपन को शुरू में ये बात तो माननी है, फिर उसे सारी लैंग्वेज लिखनी है, फिर इसको अपन P/Q के रूप में लिखेंगे। तो पहले इस 3 को ले जाइए, एलसीएम Q, इसका गुणा P से तो P, 3Q, 7 √2। अब ये जो 7 है वो यहाँ आ जाएगा। √2 इक्वल के P माइनस के 3Q/7Q। तो यहाँ कहने का मतलब है, जब भी आपको अंडर रूट के संग एक संख्या आपको दे रखी हो तो उसको करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि सब संख्याओं को बगल में भेजकर एक तरफ
अंडर रूट वाली संख्या सिंगल, यानी कि उसके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। तो देखिए जैसे कि 7 है, 7/2 परमेय संख्या है। इस परमेय संख्या में मैं से 3/2 घटाता हूँ तो कितना बचा, 4/2। कितने बच गए, 2। तो 2/1 क्या है, परमेय संख्या है। 7/2 में मैं 3/2 जोड़ता हूँ तो 10/2 यानी कि 5। ये भी संख्या परमेय संख्या है। 7/2 में मैं 3/2 का भाग देता हूँ तो 7/2 ये गुणा में बदल जाएगा तो 2/3, ये कट गई। ये 7/2 ये भी संख्या परमेय संख्या है। यदि मैं इसको गुणा करता हूँ तो अभी संख्या परमेय संख्या आती है। यानी परमेय संख्या में कोई संख्या जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए। परमेय संख्या के लिए योग का, गुणा का, भाग का और घटाव का, ये सारे नियम लागू होते हैं और परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर P, देखिए यहाँ पर P, Q, 5 सभी पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्याओं से क्या बनती है, परमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय परमेय संख्या बनाता है। ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है तो ये संख्या परमेय संख्या बनेगी। तब 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये संख्या परमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम संख्या होनी चाहिए या संख्या होगी, यानी कि ये जो संख्या है होनी चाहिए या होगी, यानी कि जो पूर्णांक संख्याओं से संख्या मिलकर बनती है। P, Q और 5 सभी पूर्णांक संख्या है तो 5Q - P/Q एक परमेय संख्या है जो √3 के बराबर है। तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि यह परिमेय संख्या इस अपरिमेय संख्या के बराबर आ गई। तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ यह विरोधी कथन पूर्व में सोची गई कल्पना की 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इस कारण प्राप्त हुई है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन को इस लैंग्वेज से करना है। अपन को इसको करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी वर्गमूल के साथ वाली संख्याओं के साथ अन्य कोई संख्या संबंध में हो तो उसको परमेय संख्या सिद्ध करके एक तरफ अपरिमेय संख्या लाकर करना चाहिए और बाद में कहना चाहिए कि यहाँ पर दी गई संख्या पूर्णांक संख्या है तो इससे बनने वाली संख्या ये संख्या परमेय संख्या होगी, तो इसके बाद में बनी संख्या भी परमेय संख्या होगी। परंतु ये संख्या परमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। अतः ये हाइपोथेसिस हमारी गलत है, अभिधारणा हमारी गलत है। तो यह परमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। नमस्कार।